आप सभी का खैर मकदम है। इससे कबल के हम अपने सेशन का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है हमारी ऑडियो क्वालिटी के हवाले से ख़ास तौर पर आज हमें मुत्तला फरमाए। मैं अभी सेशन ख़त्म किया, जो यूजीसी नेट की डेट एक्सटेंड हुई है, उसके बाद पता नहीं हमारा जो माइक सिस्टम है उसमें क्या टेक्निकल एरर आया कि वो दोबारा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जो वायर्ड सिस्टम होता है उस वायर्ड सिस्टम के ज़रिए से इस वक्त मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ। तो आवाज़ अगर प्रॉपर हो, बिल्कुल क्लियर हो, तो हम फिर आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। चैट सेक्शन में देख रहा हूँ काफ़ी अहबाब ने सलाम कहा है। आप सभी को वालेकुम अस्सलाम। मैसेजेस भी आपके मिल चुके हैं। गुलबशा खातून है, मुमताज़ खातून है, इनके मैसेजेस मौसूल हुए हैं कि ऑल क्लियर है। निदा का मैसेज भी आ चुका है, ठीक है। अदीबा नाज का भी मैसेज है। तो अगर सब कुछ प्रॉपर है तो फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक सेकंड मैं खुद भी सुन लेता हूँ। जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं खुद भी सुन पा रहा हूँ और काफ़ी अहबाब के मैसेजेस भी आ चुके हैं। अभी रुखसार परवीन का मैसेज आया है, अदीबा नाज का मैसेज आया है, मिदहत फातिमा का मैसेज है। तो आइए फिर बगैर किसी ताख़ीर के हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, सब्जेक्ट उर्दू यूनिट नंबर 8 में, जो कि गैर अफसानवी अदब पर मुश्तमिल है, इसका मुताला हम कर रहे हैं। पहले सेशन में हमने उर्दू अदब में मौजूद सवाने निगारी और ख़ुद नविश सवाने निगारी के हवाले से तफसील से मालूमात हासिल की थी। कल के सेशन में हमने जो है, जो दूसरी सिन्फ है उसके हवाले से मालूमात हासिल की थी, ख़ुद नविश्त के हवाले से। और आज हम जो है मकतूब निगारी के हवाले से तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। तो उर्दू अदब में मकतूब निगारी समझने से पहले निसाब आपको बता देता हूँ। पहला सेशन हमने जो लिया था, सवाने और ख़ुद नविश सवाने निगारी का फ़न, उसका आगाज़ और उसका इर्तिका। इसी के साथ में अल्ताफ़ हुसैन हाली और अल्लामा शिबली नुमानी, इनकी हयात व शख्सियात, हयात जावेद और अल फारूक का मुताला हमने किया था। कल का जो सेशन हुआ था हमारा दूसरा लेक्चर, वो तीसरे पॉइंट पे था, उर्दू के अहम खुद नविश्त सवाने निगार। इस सेशन में हमने अख्तरुल ईमान, आले मसरूर और मसूद हुसैन खान की हयात व खिदमात को देखते हुए इस आबाद खराबे में ख्वाब बाकी है और वरूद मसूद खुद नविश्त का जायज़ा लिया था। आज का हमारा चौथा पॉइंट और लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम उर्दू में मकतूब निगारी का फ़न, उसका आगाज़ व इर्तिका और उर्दू के अहम मकतूब निगार मिर्ज़ा गालिब और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हवाले से तफसीली मालूमात इंशाअल्लाह तबारक ताला हासिल करेंगे। फिर कल का सेशन जो है मजमून निगारी है, फिर उसके बाद इंशाइया निगारी, खाका निगारी और सफ़रनामा वगैरह पर मुश्तमिल रहेगा। तो हम मकतूब निगारी, मकतूब यानी ख़त, ख़त का माना क्या है और कब पहला ख़त लिखा गया, किस तरीके से उर्दू अदब में ख़त निगारी का आगाज़ हुआ, इसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ख़त जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ख़त का मतलब क्या है, ये जो लकीर मैंने अभी बनाया, ये एक लकीर के है, सत्र या तहरीर के। जैसे आप रियाजी में पढ़ते ही है, उमूदी ख़त कहा जाता है। जैसे ख़त इस्तवा यानी ख़त एक लकीर के हवाले से अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ जिसका मतलब लकीर के है, सत्र के है या फिर तहरीर के है। अब जैसे जैसे ज़माना तब्दील होता गया है, ख़त के मफ़हूम में भी तब्दीली आती गई है। अब ये तब्दीली किस तरीके से है, मकतूब या नामा के नाम में, अब नामा किसे कहते हैं, तहरीर को कहते हैं। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे नामा बर, पहुँचाना, बर का मतलब होता है पहुँचाना। नामा जो तहरीर है, जो खबर है, उसको पहुँचाने वाला, पैगाम्बर, पैगाम पहुँचाने वाला, बर का मतलब होता है पहुँचाने वाला। नामा, नामा का मतलब होता है लिखना या लिखा हुआ या खबरें। जैसे शाम नामा, शाम की खबरें, रोज़ नामा, रोज़ की खबरें। तो इस तरीके से नामा का मतलब होता है खबरें या तहरीर या लिखी हुई चीज़। तो एक है मकतूब इलय, एक है मकतूब निगार। इन दो चीज़ों को आप समझिएगा। सबसे अहम चीज़ तो ख़त आप लिखते आ रहे हैं, आपने 5वीं जमात, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में ख़त लिखा होगा। ख़त जो है दो किस्मों के होते हैं, एक को रस्मी ख़त कहा जाता है, दूसरे को गैर रस्मी ख़त कहा जाता है। ख़त में दो इंसानों का होना ज़रूरी है, एक मकतूब निगार कहलाता है, दूसरा मकतूब इलय कहलाता है। मकतूब निगार यानी ख़त लिखने वाला, मकतूब इलय जिसको हम ख़त लिख रहे हैं,
जिसके नाम हमने खत भेजा है, इसी को आपने फॉर्मल इनफॉर्मल वगैरह जो है वो अंग्रेजी में पढ़ा हुआ है। तो दो अफराद के माबैन तरसील ख्याल का एक वसीला बनकर सामने आता है खत। इसी को हम मकतूब भी कहते हैं, इसी को हम खत भी कहते हैं। अब खत की तारीफ जो है शिपले ने डिक्शनरी ऑफ वर्ड लिटरेचर में जो की है वो आप पढ़ सकते हैं। खत आमतौर से मकतूब निगार ये पहला शख्स है, क्योंकि खत की इब्तिदा इसके जरिए से हो रही है, लिखने के जरिए से हो रही है। तो मकतूब निगार पहला आदमी है और मकतूब इलैह जिसे खत लिखा जा रहा है वो दूसरा आदमी कहलाता है। तो दोनों यानी दो आदमियों के दरमियान या मकतूब निगार और मकतूब इलैह के बीच तबादले ख्याल का जो जरिया है उसे कहा जाता है खत कह लीजिए, लेटर कह लीजिए। उमूमी तौर पर वाहिद मुतकल्लिम के तौर पर खुतूत को लिखा जाता है और रोज़मर्रा की छोटी मोटी बातों का तज़किरा किया जाता है। जैसे आज मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि ख़त लिखकर आप मुझे सेंड कीजिएगा। दो तरीके के खत लिखिए, आप एक रस्मी खत लिखिए, एक गैर रस्मी खत लिखिए। रस्मी खत में क्या होता है, रस्मी खत दफ्तर पर लिखा जाता है, ऑफिसेस में लिखा जाता है। जैसे आप मुझे खत लिखेंगे तो आपका रस्मी खत होगा। क्या लिख सकते हैं आप, एक उदाहरण एक मिसाल मैं आपको देता हूं। जैसे आज है 20 मई 2026, आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी ने जून 2026 एप्लीकेशन फॉर्म की डेट को एक्सटेंड किया है। 20 मई की बजाय अब तारीख हो चुकी है 23 मई। तो आप रस्मी खत लिखकर मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मुझे मुत्तला कीजिए कि तारीख बढ़ चुकी है। यही खबर जब आप अपने वालिदैन के साथ शेयर करेंगे या आपकी सहेली के साथ या आपके दोस्तों के साथ या आपकी बाजी के साथ या आपके भैया के साथ, तो फिर लिखने का अंदाज गैर रस्मी हो जाएगा। गैर रस्मी खत में यही खबर को जब आप लिखेंगे तो लिखने का पैमाना तब्दील हो जाता है। रस्मी ख़त में जो है वो आदाब व अलक़ाब का एहतमाम किया जाता है, जबकि गैर रस्मी ख़त में जो है इस किस्म का एहतमाम नहीं किया जाता। रस्मी ख़त में ज़ुबान जो है पुरतकल्लुफ़ होती है, अदब का लिहाज रखा जाता है। और गैर रस्मी ख़त में ज़ुबान जो है कभी मज़ाहिया भी होती है, जैसे हम दोस्तों के साथ जो बात करते हैं बेतकल्लुफ़ाना अंदाज वो होता है। और ख़त में रोज़मर्रा की छोटी मोटी बातों को लिखा जाता है। जैसे अब तो ख़त का ट्रेंड बहुत कम हो चुका है, क्योंकि ख़त की जगह पर आप व्हाट्सअप आ चुका है, फेसबुक आ चुका है, ईमेल आ चुका है। पहले 2 मीडिया हुआ करते थे, अब 3 मीडिया हो चुका है। लेकिन पहले जो खुतूत लिखे जाते थे वो इल्म अदब का गहवारा हुआ करते थे। आपने बहुत सारी किताबों को पढ़ा होगा, मेरी खुद की ज़ाती लाइब्रेरी में मशाहिर के खुतूत मौजूद है। उलमा ने, उदबा ने जो एक दूसरे को खुतूत लिखे हैं उसमें उनका इल्मी म्यार वो ज़ाहिर होता है। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो खुतूत है, चाय को पढ़ लीजिए, कितनी नफीस इल्मी बहस उन्होंने की है चाय के अंदर, उस ख़त के अंदर। इसी के साथ में चिड़िया चिड़िया की कहानी से हमें एक दर्स मिलता है कि मोहब्बत वो जादू है जो जानवरों को राम कर लेता है। इस तरीके से इल्मी बात है। लेकिन आज की सोशल मीडिया के ज़माने में, व्हाट्सअप के ज़माने में, फेसबुक है, ईमेल के ज़माने, ईमेल भी तो शायद महफूज रह जाता है, लेकिन व्हाट्सअप की चैट गैर महफूज होती है। अब ऐसे में हम न्यू जनरेशन को क्या देंगे, अपने अफकार व ख्यालात, तासुरात, तखय्युलात हम नहीं मुंतकिल कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस आ रहा है, एक ये तब्दीली हमें देखने को मिल रही है। बहरहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि रोज़मर्रा की छोटी मोटी बातों को जो है उसके अंदर तहरीर किया जाता है। दूर दराज इलाकों में राबते का, वास्ते का जो ज़रिया था वो ख़त ही था। तो ये ख़त के हवाले से कुछ बुनियादी बातें हैं। अब ख़त जो है वो ज़ाती नौइयत के भी होते हैं, मजहबी भी होते हैं, अदबी भी होते हैं, सियासी भी होते हैं, तमाम तर खुतूत लिखे जाते रहे हैं। अब किस तरीके से आगाज़ हो रहा है, तो फ़ारसी में ख़त मौजूद था और फ़ारसी से उर्दू अदब में ख़त आया है। फ़ारसी ज़ुबान में ख़त लिखे जाते थे। मिर्ज़ा गालिब जो जिनके खुतूत का मुताला आपने निसाब में करना है, वो पहले फ़ारसी ही में ख़त तहरीर किया करते थे। ये तो एहसान है बहादुर शाह ज़फ़र का हम पर, हम सैल्यूट करते बहादुर शाह ज़फ़र को कि आपने मिर्ज़ा गालिब को जो है मसरूफ़ कर दिया और उनकी मसरूफ़ियत में उर्दू अदब को एक नया अंदाज़, एक नया पैटर्न, एक जिद्दत देखने को मिलती है ख़त लिखने के हवाले से। अगर मिर्ज़ा गालिब को शायद उस वक्त मसरूफ़ नहीं किया जाता तो आज मिर्ज़ा गालिब का जो अंदाज़ है, मुकालमे वाला अंदाज़, बात करने वाला अंदाज़, कि उन्होंने जो है ख़त को जो है एक नया पैटर्न दे दिया है, ये हमें मैसर आया है बहादुर शाह ज़फ़र के ज़रिए से। तो यहाँ पर यही है कि फ़ारसी अदब में वो लिखा जाता रहा है ख़त, फिर बाद में उर्दू अदब में आता है। और ये माना जाता है कि डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आज़मी के गैर मतबूआ मकाले, देखो अब एकदम
ऑथेंटिसिटी के साथ कहना ये पॉसिबल नहीं होता है किसी भी सिन्फ के हवाले से। ये हम नावल में भी देख चुके हैं, ये हम अफसाना में भी देख चुके हैं, ये हम इंशाइया में भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर यही है, गैर मतबूआ मकाला है, तहरीर नहीं हुआ है लेकिन लिखा गया है डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आज़मी के ज़रिए से। उसका नाम है उर्दू मकतूब निगारी। उसमें बताया गया है कि प्रोफेसर उन्वान चिश्ती ने लिखा है कि उर्दू का पहला ख़त 6 दिसंबर 1822 को तहरीर किया गया है, यानी आज से 194 साल पहले उर्दू का पहला खत कब लिखा गया? तकरीबन 200 साल पहले, 194 साल पहले 6 दिसंबर 1822 को। आज 2026 चल रहा है, 4 ये कम कर लीजिए, 200 साल तकरीबन होने को आ चुके हैं जब उर्दू अदब का पहला खत लिखा गया था। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखते वो। उर्दू का पहला दस्तयाब शुदा खत 6 दिसंबर 1822 का है, जिसका कातिबी वाला जहां बहादुर नवाब कर्नाटक के वैसे हिसामुल मुल्क बहादुर है। उन्होंने ये खत अपनी बड़ी भाभी नवाब बेगम साहबा को लिखा था। मकातिब आहसन में जुमला लिखा गया है डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आज़मी के हवाले से। अब 6 दिसंबर 1822 को ये लिखा गया है, लेकिन तहकीक से ये भी पता चलता है कि उससे पहले भी उर्दू में मकतूब निगारी का रुझान था, लेकिन वो नस्र में नहीं था। वो किस सूरत में था? वो नज़्म की सूरत में है, और ख़त नसरी सिन्फ है। तो गोया के नज़्म में पहले ख़त तहरीर किए जाते थे, इस बात की तहकीक हो चुकी है। आगे बढ़ते इस तहकीक को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। शेर मोहम्मद खान का एक मंजूम नामा मंजूम से यह हकीकत सामने आती है कि सन 1806 को, यानी कि अब ये जो पीरियड है ये 220 साल का पीरियड हो जा रहा है। पहले हमने देखा था 194, यानी कि 1822 में वो हमको ख़त देखने को मिलता है, नसरी ख़त जो है, और 1806 में शेर मोहम्मद खान के मुताबिक जो है उर्दू नज़्म नस्र में मकतूब निगारी की रिवायत जो है हमको मिलती है। इसी के साथ में 1761 से कबल भी दो आसिफ जाही मनसबदारों, मिर्ज़ा यार अली बेग, दो आसिफ जाही मनसबदारों, पहला है मिर्ज़ा यार अली बेग और दूसरा है मीर इब्राहिम जियो के दरियाफ्त हुए हैं। इन दोनों के दरमियान भी मंजूम ख़त पाए गए हैं। ये खतूत इदारा अदबियात उर्दू हैदराबाद की एक कलमी बयाज में महफूज है। अब बयाज क्या है? जब मैं यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ा रहा था तज़किरा, वहाँ पर बयाज को समझाया था। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नसरी ख़त के अलावा नज़मी ख़त भी पहले से लिखे जाते रहे हैं। अब एक गलत ख्याल ये अवाम में पाया जाता है कि मकतूब निगारी का आगाज़ जो है मिर्ज़ा गालिब के ज़रिए से होता है। ऐसा नहीं है, मिर्ज़ा गालिब से पहले खतूत लिखे जाते रहे हैं। ख़त का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ख़त लिखे जाते रहे हैं। दो सबूत शवाहिद मिलते हैं कि गालिब से पहले दो लोगों के दरमियान जो है वो दो लोगों के खतूत पाए जाते हैं। एक का नाम है रजब अली बेग सुरूर और दूसरे का नाम है ग़ुलाम गौस बेखबर। ये दोनों उर्दू अदब के बड़े कलमकार हैं। रजब अली बेग सुरूर को आप फसाने अजायब के हवाले से, दास्तान के हवाले से पढ़ ही चुके हैं। हाँ, रजब अली बेग सुरूर, ग़ुलाम गौस बेखबर का अंदाज़ लिखने का मुख्तलिफ था। मिर्ज़ा गालिब की तहरीर का अंदाज़ मुख्तलिफ था। क्यों मुख्तलिफ था उसकी वजह भी मैं आपको बताने की अभी कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते हैं कि गालिब से पहले मकतूब निगारी की रिवायत उर्दू अदब में मौजूद रही है। ये ख्याल गलत है कि मिर्ज़ा गालिब उर्दू ख़त के जो है मौजूद है। अब हम जब रजब अली बेग सुरूर को देखते हैं तो उनके मकातिब का मजमुआ है इंशाए सुरूर। इंशा का मतलब भी जो ख़त क्या होता है, इंशाए सुरूर, और जिसको मिर्ज़ा अहमद अली ने सन 1886 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से शाये किया था। इसी के साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं, ग़ुलाम गौस बेखबर, उनके दो मजमुए हमें नज़र आते हैं। एक का नाम है फ़ोगान बेखबर और दूसरे का नाम है इंशाए बेखबर। फ़ोगान बेखबर और इंसान बेखबर, फ़ोगा कहते हैं आवाज़ को, जैसे किताब है अल्लामा अरशदुल क़ादरी की, उसका नाम है फ़ोगान दरवेश, एक बुज़ुर्गों की आवाज़, उसकी सदा कह लीजिए। तो ग़ुलाम गौस बेखबर की जो सदा है, सदाए ग़ुलाम गौस है, सदाए बेखबर है, वो फ़ुगान बेखबर और इंशाए बेखबर के ज़रिए से दो मजमुए हमें मंज़र आम पर मिलते हैं। पहला जो ज़िक्र है यानी कि फ़ुगान बेखबर, ये आजकल नहीं मिलता है, और दूसरा जो है इंशाए बेखबर, उसको जो है मुर्तज़ा हुसैन बिलग्रामी ने अलीगढ़ से शाये किया था। तो इस तरीके से दो लोगों के मजमुए हमें नज़र आते हैं, लेकिन दोनों के मजमुए में जो ख़त लिखने का अंदाज़ था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, वो बिल्कुल अछूता था। और
اسلوب ان کا جدا گانا تھا۔ اب آپ کے نصاب کا جب ہم احاطہ کرتے ہیں تو اردو کے اہم مکتوب نگاروں میں دو مکتوب نگاروں کو شامل کیا گیا ہے، ایک کا نام ہے مرزا اسد اللہ خاں غالب، دوسرے کا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ اب دونوں کے جو خطوط آپ کے نصاب کا حصہ ہے، دونوں میں جو ہے زبردست تفاوت پایا جاتا ہے، اسلوب کے حوالے سے پایا جاتا ہے۔ ایک میں ریئلٹی، اوریجنلٹی آپ کو نظر آتی ہے، جبکہ دوسرے میں آپ کو تصنع نظر آتا ہے، بناوٹ نظر آتی ہے، یا اپنی علمیت بتانے کا ایک طریقہ نظر آتا ہے۔ اب یہاں پر میں مولانا ابوالکلام آزاد کی شبیہ کو نہ خراب کر رہا ہوں، نہ نگیٹو کمنٹ پاس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو ادبی نقطہ ہے، جو نفیس پہلو ہے، وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مرزا اسد اللہ خاں غالب کہ جو خطوط ہے وہ مکالمے معلوم ہوتے ہیں، وہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ دو لوگ بیٹھ کر آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، جس طریقے سے آج پوڈ کاسٹ ہوتا ہے، جس طریقے سے ولاگرز آج بات چیت کرتے ہیں۔ مرزا غالب کے خطوط کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے۔ مرزا غالب بھلے کتنے بھی بڑے جو ہے باوقار انسان تھے، عالم تھے، علم والے تھے، لیکن کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اپنی علمیت یا اپنی شیخیت بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ مولانا ابوالکلام آزاد ان کے خطوط کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آزاد صاحب جو ہے اپنی علمیت بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ غالب صاحب نے جو خطوط لکھے ہیں وہ تقسیم ہوئے تھے، تو مطلب وہ ڈاک کے ذریعے سے پہنچے تھے، لیکن آزاد صاحب نے جو غبار خاطر لکھا ہے وہ تو بھیجا ہی ان کو نہیں گیا، اور بھیجنے کا مقصد بھی نہیں تھا، کیونکہ احمد نگر کی اسیری میں جو قید خانے میں ان کو ڈالا گیا تھا، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ جا چکے، لیکن اس مرتبہ جب گئے تھے کافی کٹھنائی تھی، لکھنے پر پابندی تھی، ملنے پر پابندی تھی، خطوط پر پابندی تھی، لیکن پھر وہ لکھنے پر اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، لکھنا شروع کرتے ہیں، لیکن شرط یہی تھی، وہ لکھ تو رہے تھے، باہر جا نہیں رہا تھا، اور ظاہر سی بات جب انسان خود کے پاس کسی تحریر کو لکھ کر رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک تھوڑا سا تصنع کہہ لیجئے، ریاکاری کہہ لیجئے، بناوٹ کہہ لیجئے، میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ سمجھ میں آ رہا ہوں گا تو میسج کر کے بتائیے۔ یہ دونوں کے درمیان میں تفاوت پایا جاتا ہے۔ اب آزاد صاحب کی نثر بھی جو ہے نا زبردست ہے۔ حسرت موہانی کہتے ہیں جب سے دیکھی ہے نثر آزاد، جب سے دیکھی ہے نثر آزاد، نظم حسرت میں وہ مزہ نہ رہا۔ جب سے دیکھی ہے نثر آزاد، نظم حسرت میں وہ مزہ نہ رہا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ غزل کا بادشاہ کہہ رہا ہے، غزل کا سرتاج کہہ رہا ہے کہ میں نے جب سے ابوالکلام آزاد کی نثر کا مطالعہ کیا ہے، اب مجھے اپنی نظموں میں وہ مزہ نہیں آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ خیال تھا۔ بہرحال دو مکتوب نگار آپ کے نصاب کے حصہ ہے، ایک میں ریئلٹی پائی جاتی ہے، ایک میں اوریجنلٹی پائی جاتی ہے، اور دوسرے میں علمیت آپ کو نظر آتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ ایک ایک کر کے ہم دونوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مرزا اسد اللہ خاں غالب بڑے نثر نگار ہے۔ مرزا غالب کو ہم دیکھ چکے ہیں، آپ اس سے پہلے جو ہے مرثیے کے باب میں بھی پڑھ چکے ہیں، غزل کے باب میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جو ان کے خطوط کے مجموعے ہیں ان کے ناموں کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر نام تو آپ کو کئی سارے نظر آ رہے ہیں، لیکن دو، ایک ہے عود ہندی اور دوسرا ہے اردو معلیٰ۔ یہ کافی معروف ہے، یہ کافی مشہور ہے، اور اسی میں سے ایک کا مطالعہ آپ نے نصاب کے طور پر کرنا ہے۔ اب یہاں پر جو خطوط کے مجموعے ہے، جیسے مہر غالب ہے، انتخاب غالب ہے، عود ہندی ہے، اردو معلیٰ ہے، مکاتیب غالب ہے، ادبی خطوط غالب، نادرات غالب، پھر خطوط غالب، غالب کی نادر تحریریں اور غالب کے خطوط مختلف لوگوں نے مرتب کیا ہے، ترتیب کا فریضہ انجام دیا ہے، لیکن عود ہندی اور اردو معلیٰ یہ معروف ہے، یہ مشہور ہے، اور انہی پر سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اس لیے آپ کو عود ہندی اور اردو معلیٰ کے حوالے سے یاد رکھنا ہے اور اسی کی اسٹڈی آپ نے کرنا ہے۔ اب یہاں پر مرزا غالب کے حوالے سے جو بات میں نے ابھی کہی کہ احسان بہادر شاہ ظفر کا کیوں کہا، دیکھیے غالب صاحب جب بھی کسی کو خط لکھتے تھے تو فارسی زبان میں خط لکھتے تھے، اور اس وقت فارسی زبان کا بول بالا تھا، خط بھی جو آتا تھا وہ فارسی زبان میں آتا تھا، خط کا جواب جو دیا جاتا تھا وہ فارسی زبان میں دیا جاتا تھا، لیکن بہادر شاہ ظفر کے کہنے پر مرزا غالب جو ہے مہر نمروز لکھ رہے تھے۔ کیا ہے مہر نمروز؟ خاندان مغلیہ کی تاریخ وہ لکھ رہے تھے۔ اب جب تاریخ لکھنے پر وہ مامور ہوئے تو ان کے پاس وقت نہیں تھا، عدیم الفرصتی کی بنیاد پر وہ ایک ہوتا ہے نا کہ چلو یار جیسے میں ابھی بیٹھا ہوں، آج میرے پاس وقت ہے، میں میسج دیکھ رہا ہوں تو رپلائی سکون سے اطمینان کے ساتھ کروں گا، لیکن اگر
वक्त मौजूद नहीं है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, वॉइस मैसेज कर दूंगा या फटाफट जो है वो जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो एक फुर्सत के वक्त में जवाब देना और एक बस यूं ही जवाब देना, दोनों में फ़र्क आप यकीनी तौर पर महसूस कर पाएंगे। तो यहाँ पर यही हुआ कि महर निमरोज लिख रहे थे, तो अब वो अंदाज जो फ़ारसी का होता था कि फसाहत है, बलागत है, वो कुज़े में दरिया को मरकूज करना है या एक गव्वास की तरह बहरे ना पैदा करार में गोता जन होना है। अब वो मामला नहीं है, अब तो यहाँ पर छानबीन चल रही है, तहकीक का मामला है, तफ्तीश का मामला है, ख़ानदान मोगलिया की तारीख को जमा करने का मामला। और बहादुर शाह ज़फ़र यानी कि जो मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द थे, वो उनकी ख़ानदान की तारीख को लिख रहे थे। तो अब जो भी ख़त आया, अब देखो ये एक ख़ास बात होती थी, रिप्लाई करना। खत आया तो ऐसा नहीं कि खत पढ़ के खामोश हो जाते हैं। अभी हम बहुत सारे बच्चों को जब मैसेज करते हैं कि आपने किताब ली थी, अब किताब आप तक पहुंच गई, मुनासिब जाने तो फ़ीस पे कर दीजिए, कोई रिप्लाई नहीं आता है। हम ग्रुप में मैसेज करते हैं कि जिन लोगों ने EMI बाकी है, हमने वादा किया था, यानी पे कर दीजिए, कोई रिप्लाई नहीं आता है। लेकिन ये ख़ास बात होती है, क्या ख़ास बात, कि अगर आपको जैसे सलाम करना सुन्नत है, लेकिन सलाम का जवाब देना ये वाजिब है। ख़त आया तो ख़त का जवाब देना जो है वो ज़रूरी तसव्वुर किया जाता था। जिस तरीके से आज हम मैसेज का जवाब देना एक इथिक समझते हैं, एक मैनर समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो अब वो लिख रहे थे ख़ानदान मोगलिया की तारीख, तो ऐसे में जो है फिर उन्होंने क्या किया, जवाब तो देना है, तो जवाब वो फिर उर्दू में दिया करते थे। लेकिन कुर्बान यार, यानी हमको शायद मेहनत लगेगी किसी चीज़ का रिप्लाई करने में, जुमलों को बनाना है, सजाना है, निखारना है। गालिब गालिब है, अदीमुल फुर्सती की बुनियाद पर ख़त का जवाब उर्दू में दे रहे हैं, लेकिन ज़ुबान पर कितनी दस्तरस है, कितनी महारत है कि वो जो लिख रहे हैं वही फसीह है, उनके जो जुमले हैं उसमें बलागत मौजूद हैं, जो तराकीब है वो उम्दा है, जो ख्याल है उसमें नुदरत पाई जाती है, शगुफ्तगी है, बरजस्तगी है, नुदरत ख्याली है, आफाकियत उसमें पाई जा रही है। उसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट्स, अनासिर, अदबियत पाई जा रही है कि उनके जाने के बाद भी दर्जनों अफराद जो है, सैकड़ों रिसर्च स्कॉलर्स उनके खतूत के ऊपर तहकीक का काम कर रहे हैं, तदवीन का काम कर रहे हैं, लिखावट का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से मिर्ज़ा गालिब ने जो है अहम काम करने की कोशिश की है, और उसी का फिर यहाँ पर जवाब है। वो फ़ारसी तहरीरें बड़ी मेहनत और काविश से लिखा करते थे। अब इस काविश के साथ साथ ख़ुतूत फ़ारसी पर मेहनत करना दुश्वार था, इसलिए उर्दू में ख़त व किताबत का सिलसिला शुरू कर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं यादगार गालिब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के हवाले से, अब गालिब के हवाले से हमने जो देखा कि उन्होंने किस तरीके से फ़ारसी तहरीरों के बजाय उर्दू में जवाब देना शुरू किया। तो अब ये है कि गालिब ने जो इस अंदाज में लिखना शुरू कर दिया कि खुद लिखते हैं, चाहता हूँ कि कम से कम लफ्ज़ों में अपनी बात कह दूँ और तहरीर को तकरीर का आईना बना दूँ। कम से कम लफ्ज़ों में अपनी बात कह दूँ और तहरीर को तकरीर का आना बताता है। तहरीर पढ़ना पड़ता है और तकरीर आमने सामने होती है। वो है ना, पहले जब तू खत लिखता था कागज में तेरा चेहरा दिखता था, क्या था वो, इस तरीके से। मतलब जब हम पढ़ रहे हैं तो सामने वाला हमको नजर आना चाहिए, वो विजिबल होना चाहिए, ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो हमसे कह रहा है, हमें बोल रहा है, वो हमसे मुखातिब है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की है। फिर आगे क्या कहते हैं, मिर्ज़ा साहब मैंने दो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया। मुरासले को मुकालमा, मुरासला क्या होता है, बस यूँ ही पैराग्राफ की शक्ल में लिख दिया जाता है। मुकालमा क्या होता है, 1-2 यानी जैद उमर डायलॉग की शक्ल में लिखा जाता है। हजार कोस से बाजुबान कलम बातें किया करते, दूर है, हम बहुत दूर है, फासला दूर है, लेकिन हमारे बात करने का तरीका क्या है, जुबान कलम से, कलम की जुबान से हम इतने हजार फासले पर होने के बावजूद भी, कोसों दूर होने के बावजूद भी जो है बातें किया करते थे। हिज्र में विसाल के मज़े लिया करो। हिज्र में, हिज्र कहते दूरी को, विसाल कहते वस्ल को, कुर्बत को, है ना। इसीलिए हिजरत यानी दूर जाना, विसाल हो जाना यानी मर जाना। लेकिन
مر جانے سے مراد کیا؟ ابھی یہ تو بڑا نفیس نقطہ ہے، اسے وصل کہہ لیجیے، وصل کہہ لیجیے، ملاقات کے شب، کس سے ملاقات؟ ارے انسان مر رہا ہے اور تم اسے وصال کہہ رہے ہو، ملنا کہہ رہے ہو، وہ تو بچھڑ رہا ہے، اپنوں سے بچھڑ رہا ہے، لیکن کیا خیال ظاہر کیا ہے؟ یہ بچھڑنا اصل میں ملنا ہے، کس سے ملنا ہے؟ اپنے محبوب سے ملنا ہے، اپنے نبی آخر الزماں سے ملنا ہے، اس محبوب رب العالمین سے ملنا ہے، جس کی شکل، جس کا پیارا پیارا چہرہ، جس کی نورانی شخصیت قبر میں ہمیں بتائی جائیں گی، اور ان کے حوالے سے جو ہے سوال پوچھا جائے گا۔ ان کے چہرے کے لیے یہ زندگی، مطلب یہ کوئی کام کی نہیں ہے۔ اگر وہ چہرہ بتا کر یہ جان ہم کو دینا پڑے تو یہ بہت سستا سودا ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بتایا۔ حضرت بلال حبشی کی ایک روایت یاد آتی ہے، وہ بیماری کے عالم میں تھے اور وہ کہتے بحزن ہو، تکلیف کی بات ہے، درد کی بات ہے، ان کی بیوی کہتی ہے کہ تکلیف کی بات ہے، مصیبت کی بات ہے، تو حضرت بلال حبشی اپنی تمام تر طاقت کو جمع کر کے کہتے تکلیف کی بات نہیں، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، یہاں رہوں گا تو دوست احباب سے ملاقات کروں گا، یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا تو محمد عربی سے ملاقات کروں گا، تو اسی لیے اس کو وصل کہا جاتا ہے۔ تو خیر یہاں پر ہم لفظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بعض زبان قلم جو ہے دونوں آپس میں باتیں کیا کر رہے، ہجر میں رہتے ہوئے وصل کے مزے لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی طریقہ تھا مرزا غالب کا۔ مرزا غالب کی حیات اور شخصیات کو ہم آگے پڑھ چکے ہیں، اس لیے ڈائریکٹ آگے بڑھتے ہیں، آگے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے حوالے سے مختصر سی معلومات۔ اب دیکھ رہے ہیں ان کا جو داخلی نصاب مجموعہ ہے جس کا نام ہے اردو معلی۔ اب تاریخی لحاظ سے غالب کے اردو خطوط کے مجموعے میں اردو معلی کا مقام عود ہندی کے بعد آتا ہے۔ پہلا یہی ہے عود ہندی اور دوسرا ہے اردو معلی۔ اردو معلی کا پہلا ایڈیشن غالب کی وفات کے 19 دن کے بعد منظر عام پر آیا تھا۔ کس نے شائع کیا تھا؟ اکمل المطابع دہلی سے یہ شائع ہوا تھا۔ یہ مجموعہ میر مہندی مجروح کے لکھے گئے دیباچے سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور یہ دیباچہ جو ہے 5 صفحات پر مشتمل ہے۔ اردو معلی کے خطوط منشی جوہر سنگھ جوہر کی تحریک اور توجہ دلانے پر مرتب کیا گیا تھا۔ ان مکتوبات کو جمع کرنے میں میر فخر الدین اور لالا بہاری لال نے نمایاں کردار ادا کیے ہیں۔ اس پر ایک سلائیڈ اور رہیں گی کہ کن کن لوگوں نے اس مجموعے کے لیے محنت کی تھی، وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اردو معلی دوسرے نمبر کا خطوط کا مجموعہ ہے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ پہلے ایڈیشن جب شائع ہوا تھا تو غالب کے انتقال کے 19 دن کے بعد دہلی سے اس کو منظر عام پر لایا گیا تھا۔ میر مہندی مجروح نے اس کا دیباچہ لکھا تھا اور منشی جوہر سنگھ نے اس کے اوپر کافی کچھ محنت کی تھی۔ اس طریقے سے یہ مجموعہ سامنے آیا تھا۔ اب اس کو جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب اس چیز کو سمجھیے گا، خطوط کا جو مجموعہ ہے 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں وہ خطوط شامل ہیں جن کی زبان سادہ ہے، عام فہم ہے، آسان ہے اور روا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں پیچیدہ انداز تحریر اور تقریریں وغیرہ کو شامل کیا گیا ہے۔ اب پہلا ایڈیشن جو 19 دن کے بعد مرزا غالب کے انتقال کے 19 دن کے بعد شائع ہوا تھا، اس میں صرف پہلا حصہ شائع کیا گیا تھا۔ دوسرا حصہ جو ہے اپریل 1899 میں مطبع مجتبائی دہلی سے شائع ہوا اور دوسرے ایڈیشن کے اندر اس کو شائع کیا گیا تھا۔ پہلے ایڈیشن میں صرف اور صرف حصہ اول موجود تھا جس میں آسان اور روا خطوط کو شامل کیا گیا تھا۔ اس مجموعے میں مکتوب الیہم کی مجموعی تعداد 50، مکتوب الیہم یعنی جسے خط لکھا گیا ہے، تو خط کتنے ہیں؟ 472 خطوط موجود ہے اردو معلی میں، لیکن کتنے لوگوں کو خط لکھے گئے ہیں؟ تو ان کی تعداد 50 ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا، 50 لوگوں کو مرزا غالب نے 472 خطوط لکھے ہیں جس کو اردو معلی میں جمع کیا گیا، جس کا پہلا ایڈیشن مرزا غالب کے انتقال کے چند روز کے بعد آیا تھا، دوسرا ایڈیشن 1899 میں آیا تھا۔ اب کس شخص کو کتنے خطوط لکھے گئے ہیں اس کی بھی تفصیل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں ایک ایک کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نواب میر غلام بابا کے نام 10 خطوط ہے، منشی میاداد خواہ سیاح کے نام 29 خطوط ہے، مولوی محمد حبیب اللہ زکا کے نام 10 خطوط ہے، منشی ہر گوپال تفتہ کے نام 89 لیٹرز لکھے گئے ہیں، شہزادہ بشیر الدین کے نام 3 خط ہے، سید بدر الدین کے نام 5 ہے، چودھری عبدالغفور کے نام 16 ہے، میر سرفراز کے نام 2، میر مہندی مجروح 43، یہی میر مہندی مجروح ہے جن کا دیباچہ 5 صفحات پر مشتمل موجود ہے، تو ان کے نام 43 خطوط ہے۔ شاہ عالم کے نام شاہ عالم
साहब आलम, शाह आलम, साहब आलम, जो कि बहादुर शाह जफ़र से रिश्ता है, तो जाहिर सी बात है शाह आलम और साहब आलम का जिक्र तो आने वाला है। वैसे भी कल मैं एक रिसर्च के मामले में जा रहा हूँ, खुलदाबाद है, दौलताबाद है और औरंगाबाद है, तो कल तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, लेकिन शाह आलम के हवाले से मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। और आज मैंने आपके ग्रुप में शेयर किया था नामदेव माली, जो कि मकबरे राबिया दुर्रानी में जब मौलवी अब्दुल हक मौजूद थे, तो वहाँ पर एक माली था जिसका नाम था नामदेव। बहुत मेहनत के साथ वो काम किया करता था। तो मैं जा रहा हूँ तो उनके हवाले से भी कुछ नए हक़ाइक़ को तलाश करने की कोशिश करूँगा। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आज तकरीबन 10-15 लोगों से बातचीत की है कि उनकी कुछ कब्र या वगैरह क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो हिंदू थे, उनको जलाया गया होगा, लेकिन कुछ ऐसी निशानी वगैरह कुछ मौजूद है क्या, तो अब तक तो मुझे मालूम नहीं हुआ, लेकिन वो मकबरा मौजूद है। एक तो राबिया दुर्रानी का मकबरा जो है मौजूद है। इसी तरीके से जो बीबी का मकबरा जिसको हम कहते हैं, दिलरस बानो, औरंगज़ेब आलमगीर की जो बीवी थी, उनके जो साहबजादे थे, साहबजादे ने ही अपनी वालिदा मोहतरमा की याद के अंदर वो बीबी का मकबरा बनाया था। तो उसके कुछ अगर वीडियो क्लिप्स वगैरह मिलती है, या कुछ रुक कर मैं कुछ लाइब्रेरी वगैरह देख सकता हो, या वली दखनी की जो कब्रिस्तान के अंदर तुरबत है वो देख सकते हो, तो कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद कभी है कि आपका ताउन, आपका सपोर्ट हासिल रहेगा, व्यूज़ के एतबार से, अपने फीडबैक के एतबार से। मेरे कहने का मतलब ये कि आप जिस जगह भी जा रहे हो, आपकी ज़िंदगी फ़रोग़ उर्दू के लिए होनी चाहिए, और आपका निसाब आपको पढ़ता हुआ आने चाहिए। अगर औरंगाबाद का शहर जो दरवाज़ों का शहर कहलाया जाता है, अगर वहाँ पे नाम भड़कल गेट है, तो क्यों भड़कल? भड़कल का मतलब क्या है? तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि नुसरती है, नुसरती ने अपनी मसनवी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया भड़कल, जिसका मतलब होता है बड़ा, बड़ा दरवाज़ा, बड़ा गेट। तो इस तरीके से उसका नाम पड़ गया है भड़कल गेट। तो खैर आगे बढ़ते, शाह आलम के नाम 2 खाते, साहब आलम के नाम है, मौलवी अब्दुल गफ़ूर के नाम है, मिर्ज़ा यूसुफ काजी अब्दुल जमील मर्दान अली खां। तो ये भरी पूरी फहरिस्त है, यहाँ पर हर एक का नाम लेकर बताने से बेहतर है पूरी स्लाइड में आपको भेज दूंगा, आप इत्मीनान के साथ देख लीजिए, पढ़ लीजिए, यहाँ पर किन के नाम क्या के खतूत है, जो ज़्यादा थे वो ऊपर आ चुके हैं, ये सब एक एक दो दो खतूत वालों के नाम हैं। तो तकरीबन 50 लोगों के नाम यहाँ पर है, क्योंकि अभी हमने देखा 472 खतूत है, 50 लोगों के नाम है। तो ये उर्दू मोल्ला के हवाले से कुछ बुनियादी मालूमात थी। उर्दू मोल्ला में खतूत के बाद मिर्ज़ा कुर्बान अली बेग सालिक का लिखा हुआ खात्मा है, इख्तितामिया भी यहाँ पर लिखा गया है। खात्मे के बाद मुंशी जौहर सिंह जौहर की तारीख़ तबाह, फिर उसके बाद सही गलात का नक्शा भी मौजूद है, तारीख़ तबाह भी मौजूद है। सबसे आखिर में गालिब का ये ऐलान है कि इस किताब का हक़ तस्नीम मुसन्निफ़ ने अपनी ज़िंदगी में हकीम गुलाम रज़ा खां साहब को बख्श दिया, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ही वो काम हो रहा था, तभी तो 19 दिन के बाद वो मंजर आम पर आ जाता है। तो पूरा जो हक है किताब का, वो हकीम गुलाम रज़ा साहब को तहरीरी तौर पर गालिब ने दिया था, उसे भी किताब में शामिल किया गया है। जिन लोगों ने अहम काम अंजाम दिए हैं उनके नाम है मिर्ज़ा गालिब, गुलाम गौस बेखबर, मिर्ज़ा गालिब से पहले जिन्होंने ख़त लिखा था फ़ुगान बेखबर, इंशाए बेखबर, वो साहब भी मौजूद है। अलाउद्दीन खालाई, मीर फ़खरुद्दीन और लाला बिहारी और मुंशी जवाहर सिंह जौहर। इस तरीके से हमने ये उर्दू मोहल्ला के हवाले से कुछ बुनियादी मालूमात आप तक पहुंचाने की छोटी मोटी कोशिश की है। अब यहाँ से हमारी दूसरी शख्सियत शुरू होती है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब तक अगर बात समझ में आ चुकी हो, मैसेज कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह।